प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टेरेसिस के ऊपर। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है वो किस तरह से इंड्यूस होता है। ठीक है ना। तो हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच और इंड्यूस मैग्नेटिज्म के बीच में, तो उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस। ठीक है बच्चों। तो हम लोग शुरुआत में एक सोलेनॉइड ले लेते हैं और उसके बीच में हम लोग एक मैग्नेटाइजिंग मटेरियल रख देते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया बच्चों। ठीक है। ये बार है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना। और इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मान के चलते हैं कि हमारा जो इनिशियल लेवल पे जो डाइपोल था वो रेंडमली ओरिएंटेड था। ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक है, डोमेन होते हैं। जस्ट पर मैं यहाँ पर फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर कुछ कुछ डोमेन दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई? ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना। जब हम लोगों ने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जब अप्लाई नहीं करा इसके क्रॉस, ठीक है ना, उस केस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो रेंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है ना। जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्यारे बच्चों कैसा है? रेंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है भाई। एक मिनट बच्चों। ठीक है, बात इतनी से क्लियर हुई। अब इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोगों ने किसी सोलेनॉइड के बीच में रखा और उसके ऊपर हम लोगों ने वाइंडिंग रैप कर दी, मतलब कि इसके ऊपर सोलेनॉइड लगा दिया। ठीक है। ये हमारा सोलेनॉइड हो गया प्यारे बच्चों, और ये वायर पीछे से घूम के आ गई। ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने करंट सेटअप करा। करंट भाई इसके अंदर सेटअप हो गया। ठीक है। और ये करंट आई इधर से जा रहा था और इधर से वापस आ रहा था। क्लियर है। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ वो हुआ B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है बच्चों? एन और आई, यानी कि H इज इक्वल टू एन आई, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है हम लोग वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग एन या बाय चेंजिंग आई। क्लियर है ना। यानी कि फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हम लोगों ने चेंज करानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर या तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज करेंगे या हम लोग यहाँ पर करंट का वैल्यू चेंज करेंगे। तो ये हमारी जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब इसकी जो इंटेंसिटी है हम लोग जैसे जैसे चेंज करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा? इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम देखेंगे कि इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट थे या डोमेन्स थे वो एक डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देते हैं, और वो डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है ना। तो ये हमारा जो डायरेक्शन था वो मैग्नेटिक फील्ड का ये था। इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था क्योंकि यहाँ से वो एंटर कर रहा था, यहाँ से वो लीव कर रहा था। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है? यानी कि इधर हमारा जो पोल था वो नॉर्थ बन रहा था, इधर हमारा ये पोल साउथ बन रहा था। तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकल रही थी और यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर कर रही थी। यानी कि अभी हम लोग इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो सोलेनॉइड हम लोगों ने रखा, ठीक है, और सोलेनॉइड के बीच में अगर हम लोगों ने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, ये मटेरियल कौन सा है बच्चों?
फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होगा, इंड्यूस मैग्नेटिज्म होगा। इंड्यूस मैग्नेटिज्म होने का मतलब कि ये जो डायपोल थे, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इनकी अलाइनमेंट धीरे धीरे वेरी करती है। भाई हल्का फील्ड लगाएंगे तो कम होंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ज़्यादा होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जब हम लोगों ने मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को चेंज करा, ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर यहाँ पर जो डोमेन्स थे, या हम कहें जो मैग्नेटिक मोमेंट था एटम का, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उनकी जो अलाइनमेंट है वो डिपेंड करती है कि यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना रखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं कि जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ पर इंड्यूस मैग्नेटिज्म कितना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के बीच में। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, और ये प्यारे बच्चों हमारा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई? हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर इनिशियल लेवल के ऊपर जो हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड था वो भी हमारा क्या है, ज़ीरो, और इंड्यूस मैग्नेटिज्म वो भी क्या है यहाँ पर, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और इंड्यूस मैग्नेटिज्म के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो डिपेंड करेगा कि पहले इसको कभी मैग्नेटाइज करा था कि नहीं करा था। ठीक है ना, तो अपनी ये पास्ट हिस्ट्री या हम कहें इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है उसके ऊपर भी ये ग्राफ का वेरिएशन डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इस फिगर में धीरे धीरे, ठीक है, एच का वैल्यू चेंज करते हैं, यानी कि एच की वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हम लोग बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, वैसे वैसे इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इंड्यूस मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। क्लियर है? और हम देखते हैं कि वो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। क्लियर है? और वो किसी पॉइंट ए के ऊपर पहुंच जाता है। कह रहे हैं कि पहले ग्राफ ऑलमोस्ट लीनियर था, फिर बाद में ये सैचुरेट हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? सैचुरेट हो जाता है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास जो मिलेगी एच की, वो एच मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की। इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि जैसे इस वैल्यू के ऊपर हम लोग पहुंचते हैं, जैसे एच मैक्स का मतलब कि यहाँ पर हम लोग एच की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, एच की वैल्यू चेंज करते करते एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर पहुंचे, जिसके ऊपर देखा कि ये सारे के सारे जो डाइपोल मोमेंट थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ऐसे अलाइंड हो गए। अगर इसके बाद भी हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ हमारा फ्लैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब और कोई एटम या डोमेन बचा ही नहीं जिसको हम लोगों ने अलाइन करना हो। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट हमारा वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? अब बात आती है इसको वापस से डीमैग्नेटाइज करने की। कह रहे हैं कि जब हम लोग इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को वापस से डीमैग्नेटाइज करते हैं, डीमैग्नेटाइज करने का मतलब कि हम लोग अब वापस से एच की वैल्यू धीरे धीरे कम करना शुरू करते हैं।
ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि उसका जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सरप्राइज हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि ये अपने ग्राफ को रिट्रेस करता ही नहीं है। अपने ग्राफ को ये रिट्रेस नहीं करता, ये एक नया पाथ चूज करता है। और हम लोगों ने देखा कि इसका जो नया पाथ है वो कुछ इस तरह का था, ये ऐसे आता है और एक पॉइंट बी के ऊपर ये पहुंच गया। यानी कि हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम लोगों ने h की वैल्यू ज़ीरो कर दी, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई b का वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने h जीरो करने के बाद देखा कि इंड्यूस मैग्नेटिज्म इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर रह गया। बात समझ में आई कि इफ वी रिड्यूस द h to 0, there is a residual magnetism in the ferromagnetic material। यानी कि इस मटेरियल के अंदर एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई? तो आप लोगों को जो ओबी नजर आया वो क्या है? ये ओबी, ये क्या है? एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है। इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को काफी बार रिटेंटिव भी बोला जाता है, ठीक है ना? क्या बोला जाता है बच्चों? रिटेंटिविटी या रिमेनेंस भी बोल देते हैं, ठीक है? ये तीनों नाम है इस ओबी के, ठीक है ना? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रिटेंटिविटी या रिमेनेंस। फंडा क्लियर हुआ? बात आप लोगों के समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब है बच्चों कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोगों ने रखा किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर, और एक बार तो उसको बढ़ाया, मैक्सिमम तक लेके गए, फिर रिड्यूस कर दिया। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक ओबी यानी कि मैग्नेटिज्म उसके अंदर बच जाता है। यानी कि फील्ड हटाने के बाद भी हम लोग देखते हैं एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास कोई भी आयरन का पीस है, उसको अगर हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बच जाता है, ठीक है? अब हमारी कोशिश ये है कि भाई ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ना बचे, ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ना बचे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सोलेनॉइड में हम लोग करंट की डायरेक्शन बदलते हैं। करंट की डायरेक्शन बदलते हैं तो करंट अब ऊपर की तरफ और ये यहाँ से नीचे की तरफ। तो अब सोलेनॉइड के अंदर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है तो हम लोग देखेंगे कि भाई अब अपोजिट डायरेक्शन में इस h की वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये b का वैल्यू क्या करना है, हम लोगों ने जीरो करना है। तो हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि एक पर्टिकुलर h के ऊपर हम देखते हैं ये h हम लोगों को मिल रहा है ना, इस रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ऊपर हमारा जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म था वो जीरो हो गया। क्लियर है बच्चों? हाँ कि ना? बात आप लोगों को समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? यानी कि हम लोगों ने क्या करा, टू रिड्यूस द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म we apply a magnetizing field in reverse direction। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कहीं या रिवर्स डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या लगाया, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, ठीक है ना? अब इंड्यूस मैग्नेटिज्म तो क्या हो गया यहाँ पर, जीरो। इंड्यूस मैग्नेटिज्म तो प्यारे बच्चों वहां पर हो गया जीरो, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बच गया, वो नॉन जीरो हो गया।
मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो रही यहाँ पर वो प्यारे बच्चों नॉन जीरो रही और वो ओसी है। तो इस ओसी को हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी। COERCIVITY, कोर्सिविटी। क्लियर है बच्चों? बात आप लोगों की समझ में आई? ठीक है। अब क्या करा कि हम लोगों ने क्या सोचा कि इसको ना रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं। इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज करते हैं और हम लोग ले गए इसको। हमने देखा कि ये एक पॉइंट डी के ऊपर फिर सैचुरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। और जिस पॉइंट पे सैचुरेट होता है वहां पे जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो एच मैक्स कहलाया। ठीक है ना। और ये पॉइंट हमारा हो गया सैचुरेशन पॉइंट। इसका मतलब है कि जैसे जैसे प्यारे बच्चों हम लोगों ने रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाई, फिर हम लोगों को एक एच मैक्स मिला जिसके ऊपर हमारा सारा का सारा जो डाइपोल है, ठीक है ना, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लाइन हो गया। अब इससे ज़्यादा अगर फील्ड बढ़ाते हैं तो अब हमारे पास और डाइपोल नहीं है जो अलाइंड हो सके, तो वो पॉइंट हमारा कहलाएगा सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर है बच्चों? बात आप लोगों को समझ में आई? फिर इस ग्राफ को हम लोग रिवर्स करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड फिर धीरे धीरे जीरो पे लेकर आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये ग्राफ फिर कुछ ऐसे जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर हमारे पास क्या बच जाता है? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और इस ग्राफ को हम लोग ट्रेस करते करते वापस ले जाते हैं पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? तो हम लोगों को एक ग्राफ मिल रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और इंड्यूस मैग्नेटिज्म के बीच में। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस दौरान एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, यानी कि एक साइक्लिक लूप बना रहे हैं जिसमें हम लोग बार बार एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ? बात आप लोगों को समझ में आई? और ये जो लूप आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये लूप आप लोगों को जो यहाँ पर नजर आ रहा है ए बी सी डी, ये डी के बाद ये मान लो ई हो गया और ये एफ हो गया, ई एफ ए, ये कहलाता है हिस्टेरिसिस लूप। क्या कहलाता है बच्चों? हिस्टेरिसिस लूप कहलाता है। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब इस पूरे के पूरे ग्राफ में आप लोग देखोगे ना कि देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाया, ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया, लेकिन ये अभी भी कि नहीं हुआ जीरो, यानी कि ये अभी भी जीरो होने में थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, फिर हम लोग इसको थोड़ा और आगे लेके गए, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम लोग पीछे की तरफ लेके गए तो ये जीरो हो गया। फिर इसको एच मैक्स करा तो ये यहाँ पर आ गया। प्यारे बच्चों समझो इस बात को, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को एक बारी, कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म कब होगा? जब हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे। ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है और ये डिपेंडेंट फैक्टर है। आप मैथमेटिक्स में कभी देखा हो जब वेरिएबल पढ़ते हैं ना, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो y इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y मिलेगा। तो x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, कुछ भी हो सकती है, और y हमारा डिपेंडेंट है किसके ऊपर? x के ऊपर। ठीक है ना, x होगा तो y होगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू हम लोग कुछ भी रखें, यानी कि इसकी वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं, कम करते हैं। ठीक है ना, तो उसकी वजह से हमारा इंड्यूस मैग्नेटिज्म होता है। और जब हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं और जब इसको कम कर रहे हैं, वापस लेकर आ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि बी यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा।
यानी कि बी अभी पीछे है और एच आगे चल रहा है। भाई एच जीरो कर दिया लेकिन बी जीरो नहीं हुआ। बी को जीरो करने के लिए एच को हम लोगों ने रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाया, तब जाके ये जीरो हुआ। फिर एच को और बढ़ाया तो ये सैचुरेट हो गया। फिर एच को जीरो कर दिया, अगेन ये बी जीरो नहीं हुआ। फिर जीरो करने के लिए हम लोगों ने इसको एफ तक ले गए, फिर इसको आगे हम लोग ए तक लेके गए। यानी कि इस पूरे के पूरे ग्राफ के दौरान आप देखेंगे कि बी पीछे रहता है, एच आगे रहता है। बी लैग्स बिहाइंड द एच, ठीक है ना। यानी कि मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। और यही चीज इसको बताती है हिस्टेरिसिस। दिस इज नॉन एज दिस फिनोमिना इज नॉन एज हिस्टेरिसिस। क्लियर है। और ये लूप हमारे क्या कहलाता है, हिस्टेरिसिस कहलाता है। बात क्लियर हुई, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर इस हिस्टेरिसिस का पढ़ने का क्या पर्पज है। तो प्यारे बच्चों, इसका एक बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। कह रहे हैं कि जो एरिया हम लोगों को मिल रहा है, यानी कि ये एरिया, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस के अंदर कहता है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ बी एंड एच हैविंग द डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब है कि भाई ये बताता है एनर्जी लॉस या हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। यानी कि एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस लूप क्या देता है, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम देता है। ये जितना एरिया बड़ा होगा, ये एरिया जितना ज़्यादा होगा, उतना ही एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। कहने का मतलब अगर एरिया ज़्यादा, अगर प्यारे बच्चों एरिया ज़्यादा, एनर्जी लॉस ज़्यादा। अगर एरिया यहाँ पर कम है तो एनर्जी लॉस यहाँ पर कम होगा, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। तो बच्चों एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ ध्यान में रख लेना है कि ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, जब इस हिस्टेरिसिस लूप की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है कि भाई ये एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा लॉस होगा, ये एरिया जितना कम होगा लॉस एनर्जी का उतना ही कम होगा। क्लियर है, बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। तो ये एरिया और ये ग्राफ हम लोगों को डिसाइड कराता है मटेरियल सिलेक्शन में, ठीक है ना। ये ग्राफ क्या कराता है, डिसाइड कराता है मटेरियल सिलेक्शन में, किसके, ट्रांसफार्मर के, इलेक्ट्रोमैग्नेट के, या हमारे मोटर के। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो मोटर होती है उसमें एक आयरन कोर होती है, ठीक है। वो आयरन कोर, ट्रांसफार्मर में भी आयरन कोर होती है, परमानेंट मैग्नेट हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गए। इन सब के सिलेक्शन में हमें इस हिस्टेरिसिस का ग्राफ और इसका एरिया दोनों का ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ, आगे बढ़े। एक बारी वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है।
तो हम बात कर रहे हैं द ग्राफ बिटवीन द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड intensity. The graph between the induced magnetism and magnetizing intensity gives the selection helps in selection of material for different purposes. यानी कि डिफरेंट पर्पस के लिए हमें मटेरियल सिलेक्शन में हेल्प करता है, लाइक फॉर ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मोटर्स, परमानेंट मैग्नेट या हम कहें जनरेटर्स, ठीक है ना। इनके सिलेक्शन में हमें बड़ी हेल्प मिलती है कि भाई ये मटेरियल कैसा होना चाहिए, ठीक है। एक बेसिक आइडियोलॉजी लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, दो मटेरियल के बारे में, एक सॉफ्ट आयरन के बारे में और एक स्टील के बारे में, ठीक है ना। ग्राफ ऑफ सॉफ्ट आयरन पीस, ठीक है ना, ग्राफ फॉर स्टील पीस, ठीक है। दोनों के ग्राफ देखते हैं। इधर ये हमारा H हो गया, इधर हमारा ये B हो गया, इधर हमारा H, ये इधर हमारा B, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर सॉफ्ट आयरन के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन का ग्राफ जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है। और स्टील के लिए जो ग्राफ बनता है प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ। यानी कि ये ग्राफ हमारा सॉफ्ट आयरन के लिए बना, ये ग्राफ हमारा स्टील के लिए बना, ठीक है। इस ग्राफ को देखने पर हमें पता चलता है कि ये जो ऊपर से नीचे ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये बता रहा है हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, और ये बता रहा हमारा कॉर्सिविटी, ठीक है बच्चों, सॉरी कॉर्सी, COERVITY, पीछे स्पेलिंग हाँ सही लिखी है यहाँ पे, ठीक है। ये बता रहा हमारा कॉर्सिविटी को, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो भी क्या होता है, लो होता है, और कॉर्सिविटी है वो भी बच्चों क्या होती है, लो होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्टील पीस के लिए तो आप लोग देखेंगे कि जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो भी हाई होता है, और कॉर्सिविटी वो भी बच्चों हाई होती है, HIGH, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों के समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म किसके लिए, सॉफ्ट आयरन के लिए कम है, कॉर्सिविटी कम है, ठीक है। और
स्टील पीस के लिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और कॉर्सिविटी दोनों हाई है। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ? ठीक है ना। यानी कि जो सॉफ्ट आयरन का पीस अगर हम लोगों ने किसी सोलेनॉइड के बीच में रखा, सोलेनॉइड के बीच में रखा, तो जैसे ही हम लोग उसको फील्ड को ज़ीरो कर देते हैं, इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम लोग जैसे ही ज़ीरो कर देते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचा, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचा वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास बचा है, और उसके अंदर जो कॉर्सिविटी है वो भी क्या है, ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास ही होती है, यानी कि बहुत कम होती है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि देखो जब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था, ठीक है ना, वो थोड़े टाइम के लिए रहता है क्योंकि बहुत वीक होता है और बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है। ठीक है। कोर्सिविटी जो है वो बता रही है कि पीछे की तरफ कितना रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाना पड़ेगा इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। अगर बाय चांस अगर सॉफ्ट आयरन की पीस को अगर हम लोगों ने कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करना है तो हम लोग इसको कर सकते हैं इजीली डीमैग्नेटाइज। ठीक है ना। अगर इसकी बात करते हैं, ये जो कॉर्सिविटी आप लोग देख रहे हो ये ज़्यादा है। अगर इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए बच्चों इन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। और इसके अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो भी ज़्यादा है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो भी ज़्यादा है मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, बस इतना लिख रहा हूँ, वो भी ज़्यादा है। क्लियर है। तो जब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा रहने का मतलब कि उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल स्ट्रॉन्ग बनेंगे। नॉर्थ साउथ पोल वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये कैसे बन जाएगा, जैसे परमानेंट मैग्नेट। कैसे बनेगा, एज परमानेंट मैग्नेट। और ये कैसे ट्रीट करेगा, एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो कर दिया तो इसके अंदर अब कोई भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो चीज़ों को अपनी तरफ होल्ड करके रख सके या अट्रैक्ट करके रख सके। ठीक है भाई, ये बात आप लोगों की समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें किस तरह के मटेरियल सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। बात करते हैं हम लोग सॉफ्ट आयरन की या ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ट्रांसफार्मर की। देखो ट्रांसफार्मर की जो कोर बनती है वो सॉफ्ट आयरन की पीस की बनती है। किसकी बनती है, सॉफ्ट आयरन पीस की बनती है। तो इसका मतलब है वहां पर क्या होना चाहिए, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म लो होना चाहिए। ठीक है ना। कॉर्सिविटी भी बच्चों क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे वो उसकी हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए और हाई ससेप्टिबिलिटी भी हाई होनी चाहिए, यानी कि हाई। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा था आप लोगों को, मैं देख अब एक बार इस चीज को देख लीजिए। ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए या हम कहें सॉफ्ट आयरन कोर बनाने के लिए हम लोगों को ये खास चीज़ें हम लोगों को चाहिए। ठीक है ना। और परमानेंट मैग्नेट अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि हमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी हाई चाहिए। किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए, कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी हाई चाहिए, कॉर्सिविटी भी प्यारे बच्चों हाई चाहिए। क्योंकि देखो ये बड़ी आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट क्या है कि भी बड़ी आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता। ओवर द टाइम 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल जब भी आपके पास, जब तक आपके पास मैग्नेट रहता है वो मैग्नेटाइज ही रहता है, वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता। ठीक है ना। यानी कि ये रिवर्स डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड हम सेटअप भी कर दे
तो तब भी उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए उसके रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए, इस बी को यहां तक लाने के लिए। क्लियर है? फंडा क्लियर हुआ? इसकी एक वजह भी बताता हूं कि जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी कोर्सिविटी हाई क्यों रखते हैं। देखो, कोर्सिविटी हाई रखने की वजह है कि हमारा जो मैग्नेट है वो हमेशा अर्थ के ऊपर रहेगा, और अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। क्या है? अपना एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। हो सकता है कि उसकी अलाइनमेंट इस तरह से हो कि ये उसको रिड्यूस करने की कोशिश करे, कोर्सिविटी यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाए और इसको रिड्यूस करने की कोशिश करे। तो अगर ये कम है तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू हमें कम चाहिए कि इसको जीरो करने के लिए। अगर ये ज़्यादा है तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। तो इवन हमारा जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है उसको जीरो कर दे। क्लियर है बात? समझ में आई? फंडा क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, आप लोग कीजिएगा। स्टिल आप लोगों को कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है ना? तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो परमानेंट मैग्नेट है होता है उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हाई होता है, कोर्सिविटी भी हाई होती है, ठीक है ना? और जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है उसकी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म लो, कोर्सिविटी लो, परमेबिलिटी हाई, ससेप्टिबिलिटी हाई होती है, ठीक है? फंडा क्लियर हुआ? और परमानेंट मैग्नेट हाई टेम्परेचर के साथ भी विद स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है ना? विद स्टैंड विद टेम्परेचर, ठीक है? बहुत हाई टेम्परेचर लगाएंगे तब जाके ये डिमैग्नेटाइज होंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर होगा क्या कि उनके अंदर रैंडम मोशन आ जाएगा डोमेन्स के बीच में, तो हो सकता है कि वो डिमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाए, ठीक है? फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।